अगर आप उन लोगों की सलाह मानते हैं जो खुद एक साधारण जीवन जी रहे हैं, तो आपको भी वही साधारण और विरोध हुआ परिणाम मिलेंगे। आप भी एक एवरेज और चुनौतियों से भरी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। अधिकतर लोग अपनी तनख्वाह की प्रतीक्षा करते हुए सोमवार से शुक्रवार तक रोज 9 से 5 बजे तक काम करते हैं। अपने सप्ताह को वह नेटफ्लिक्स देखते हुए या वीडियो गेम्स खेलते हुए गुजारते हैं। वह पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक रिटायरमेंट की कामना करते हैं। अधिकतर लोग यह उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत का फल उन्हें 50 साल बाद मिलेगा। हालांकि वे अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उस काम को करते हुए बिताते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। रिटायरमेंट के लिए जो पैसा उन्होंने बचाया होता है, उसे एंजॉय करने के लिए तब तक वे उम्र दराज हो जाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और सड़क पर अजनबियों को देखें। क्या कोई मीनिंगफुल काम कर रहा है? क्या कोई ऐसा है जो वित्तीय समस्याओं से मुक्त है? क्या कोई अपनी सपनों की कार चला रहा है? आपका जवाब शायद नहीं ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा समाज आज्ञा पालन करने और एवरेज जीवन जीने की स्क्रिप्ट का पालन करता है। जब आप बच्चे थे, तभी से बड़ों ने आपको सिखाया कि आपको पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए और कॉलेज डिग्री भी लेनी चाहिए। फिर आपके पास एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए जिसमें आपको हर महीने सैलरी मिलती हो। उसके बाद आप अपना टैक्स भर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और घर या कार खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। सोसाइटी हमें यह भी बोलती है कि हमें हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखना चाहिए। इसे ही चूहों की दौड़ कहते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा रहता है। हम सभी चूहों की तरह हर दिन भागते रहते हैं और यह सिलसिला सालों साल चलता रहता है। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। इस सारांश में आपको यह बताया जाएगा कि इस दौड़ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इस पुस्तक के लेखक के अनुसार ऐसा सरकारी पेंशन या शेयर बाजार में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यह केवल एक सफल बिजनेस बनाकर ही संभव है। आप पैदा हुए तब से ही इस राइट रेस में फंसे हुए हैं और आपका माइंडसेट भी एक चूहे के जैसा है जो हर रोज चीज पाने के लिए दौड़ भाग करता रहता है। लोकस माइंडसेट के लिए इस्तेमाल किया जाना वाला दूसरा शब्द है। आपको वेज लोकस और सैलरी लोकस से आगे बढ़कर प्रॉफिट लोकस की तरह जाना ही होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास वेज लोकस होता है। दूसरे आसानी से आपकी जगह ले सकते हैं क्योंकि आपके स्किल्स एवरेज होते हैं। आप बार बार जॉब बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर घंटे के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। इसमें आप पैसों के बदले अपना समय देते हैं। आप फास्ट फूड क्रू, कैशियर, डिलीवर राइडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ऑफिस क्लर्क वगैरह हो सकते हैं। आपकी कंपनी आपको सिस्टम के एक ऐसे कंपोनेंट की तरह समझती है जिसकी जगह किसी और को भी रखा जा सकता है। ठीक वैसे ही आप भी ऐसे जॉब ढूंढते रहते हैं जहां आपको ज्यादा पैसे मिलें। अगर कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा पैसे देती है तो आप तुरंत उस मौके का फायदा उठा लेते हैं। अगर आप एक डेंटिस्ट या इंजीनियर के जैसे प्रोफेशनल हैं तो आपके पास सैलरी लॉकस होता है। आपके पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसे आपको हर साल अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो आप एक ही सैलरी पर अटके रहेंगे। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्किल्स सीखनी होगी। प्रोफेशनल लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके हर साल अपनी सैलरी बढ़ाने का गोल रखते हैं। एम्प्लॉयर्स के साथ अगर चीजें सही ना हो तो चांसेस हैं कि वह गरीब हो जाएंगे। वहीं अगर प्रोफेशनल्स के साथ चीजें सही ना हो तो वह एवरेज बन जाएंगे। अब चलिए प्रॉफिट लोकस की तरफ बढ़ते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है। ये वैल्यू क्रिएटर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के नेट परसीव्ड वैल्यू के जरिए कमाते हैं। प्रॉफिट वह दूसरा शब्द है जो नेट परसीव्ड वैल्यू या एनपीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोडक्शन में लगे खर्चे और कस्टमर से मिलने वाली वैल्यू के बीच का अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक नया गैजेट बनाते हैं जिसे लॉन्च करने में $20 लगेगा। लोग इसके लिए $50 देने को तैयार हैं। इस तरह आपको $30 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए आपका प्रॉफिट जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है।
आप लोगों को जो वैल्यू दे सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हमेशा और भी बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। कर्ट सीयर-वोगेल एक साइक्लिस्ट हैं जो हर रोज लंबी दूरी तक साइकिल चलाते हैं। 2016 में उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा मीलों की दूरी तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। कर्ट 9 जनवरी 2016 तक 76,000 मील की दूरी तय कर चुके थे। ऐसा उन्होंने हर रोज 208 मील साइकिल चलाकर किया था। कर्ट को इतना ज्यादा समय कैसे मिलता था? इसका जवाब है कि वह एक एंटरप्रेन्योर थे। कर्ट उन 1% लोगों में आते थे जो अनस्क्रिप्टेड होते हैं, यानी जो स्क्रिप्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यह उन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जिन्होंने जमीन से शुरुआत करके अपने बिजनेस को बनाया है। उनमें पक्का इरादा, ओपन माइंडेडनेस और सीखने की इच्छा होती है। इन एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ली और उन्हें एक सही मकसद मिल गया। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, अपने समय पर पूरा कंट्रोल है और अपने पैशन को फॉलो करने की एबिलिटी भी है। इसका उल्टा 99% लोग वर्किंग क्लास को दिखाते हैं। एम्प्लॉयज, टैक्सी ड्राइवर, टीचर्स और यहां तक कि डेंटिस्ट भी इस 99% में आते हैं। आप इस राइट रेस से बाहर निकल सकते हैं और उन 1% अनस्क्रिप्टेड लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन 3 लेवल्स में ग्रेजुएट होना होगा। इन्हें 3 तरह के अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। पहला टाइप है अनप्लग्ड अनस्क्रिप्टी। यह तब होता है जब आप आखिरकार अपने 9 to 5 जॉब से ऊब जाते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की ठान लेते हैं। यह वैसा ही है जब न्यू मैट्रिक्स से अनप्लग हो गया था और उसने वह लाल गोली खा ली थी। इसमें आपको इस राइट रेस के बारे में पता चल जाता है और अब आप इसका हिस्सा बने रहने से इनकार कर देते हैं। दूसरा टाइप है फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी। अवेयर होने के बाद आप एक्शन लेने की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने में कुछ साल लगेंगे। यह इस प्रोसेस का हिस्सा है। फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी होने का मतलब है कि आखिरकार अब आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल है और अब आप उन चीजों को खरीद सकते हैं जिन्हें पाने का आपने हमेशा से सपना देखा है। तीसरा टाइप है लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी। ऐसा तब होता है जब आपके बिजनेस से इतने ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ता है। आप अभी भी काम पर जाते हैं, लेकिन यह आपकी अपनी मर्जी होती है। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आप चैरिटी या दूसरी कंपनी जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपना खुद का फाउंडेशन शुरू किया है। वह बीमारियों से लड़ने और गरीब बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने पर फोकस करते हैं। वहीं इलॉन मस्क के पास स्पेस एक्स है और रिचर्ड ब्रैंसन के पास वर्जिन गैलेक्टिक है। जब आप एक लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी होते हैं तब आप 24/7 कमाते रहते हैं। आप पर कोई कर्ज नहीं होता है और आप कभी भी कितने भी वेकेशन पर जा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा होता है और अपने चुने हुए प्रोजेक्ट से आपको किसी को खुश नहीं करना होता है। इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम यह है कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने या किसी इकोनॉमिक रिसेशन यानी मंदी के आने के रिस्क पर चले जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस समय इन्वेस्टर्स को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने शेयर बेचने नहीं चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर आप अपने पैसों हारने के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप ऑथर M.J. डिमार्को की एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। आपको वॉल स्ट्रीट पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी मिलियनेयर बन गए थे। अनस्क्रिप्टेड 1% में शामिल होने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको एवरेज 99% लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। ऐसा करने का तरीका ये समरी आपको बताएगी। इस बुक के ऑथर के होम टाउन में एक छोटा सा फैशन बुटीक था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ उस स्टोर में गए थे। M.J. डिमार्को ने उसकी मालकिन, जो एक बुजुर्ग औरत थी, उनसे पूछा कि क्या उनका कोई ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है। उन्होंने ना में जवाब दिया और उन्हें उम्मीद थी कि M.J. डिमार्को उन्हें ऑफर देंगे कि वह उनके लिए एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बना देंगे। यहाँ भले ही उस बुजुर्ग औरत का अपना एक बुटीक था, लेकिन फिर भी वह राइट रेस में फंसी हुई थी। क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बहुत बेकार था और उनकी कैलकुलेशन भी देखा जाए तो अच्छी नहीं थी। मान लीजिए कि उस छोटे से बुटीक में हर हफ्ते 100 लोग आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो उस स्ट्रीट से पैदल जा रहे होते हैं या अपने कार से वहां से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि उस औरत का कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, इस वजह से उनके पास कभी 1000 या 10,000 कस्टमर्स नहीं आ सकते। अगले महीने या अगले साल तक भी वह इस नंबर तक नहीं पहुंच सकती हैं। वह बुटीक कभी $2 मिलियन या $5 लाख तक भी नहीं कमा सकता है। वह औरत एक बिजनेस चला रही है, लेकिन अभी भी वह राइट रेस जैसी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में बदलाव लाना मुश्किल होता है। असली एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि सक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें ज्यादा वैल्यू देने पर डिपेंड करती है। इस तरह आपको एसिमेट्रिक रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिससे हर प्रोडक्ट पर आपको $25 का प्रॉफिट होता है और हर रोज उसके 50 पीस बिकते हैं। इस तरह आप 11 साल में $5 मिलियन कमा पाएंगे। आप स्केल या मैग्नीट्यूड के जरिए सेल कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है कि आप कितनी यूनिट्स बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 10 मिलियन फोन केस बेचते हैं जिसमें आपको हर केस पर $1 का प्रॉफिट होता है, तो आप $10 मिलियन कमा लेंगे। स्केल इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। वहीं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का असर कितना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 1000 ब्रॉन्ज की मूर्तियां बेचते हैं जिसमें आपको हर एक पर 10,000 का प्रॉफिट होता है, तब भी आपके पास $10 मिलियन होंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्केल कई लोगों को टारगेट करता है, वहीं मैग्नीट्यूड कम लोगों को टारगेट करता है। किसी भी तरह से आपका बिजनेस मॉडल ब्रिलियंट होना चाहिए। मैथ्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो भले ही आप 24/7 काम करें तब भी आप मिलियनियर नहीं बन सकते। एक एफिशिएंट सिस्टम के बिना आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस में से चूज करते हैं। आपके मन में एक वैल्यू कंपटीशन चलता रहता है जिसमें आप उन क्वालिटीज को चुनते हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप टोटल चिप्स का एक बैग खरीदना चाहते हैं, तब आपके मन में क्वालिटीज की लिस्ट आ जाती है। जैसे एक ब्रांड 0.89 सस्ता है, एक ब्रांड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे ब्रांड ने नॉन GMO इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। एक ब्रांड ने कैनोला तेल का इस्तेमाल किया है, वहीं दूसरे ने एवोकाडो के तेल का इस्तेमाल किया है। एक ब्रांड में मेन इंग्रेडिएंट कॉर्न था, दूसरे में कसावा था। एक ब्रांड के पैकेजिंग पर जोक लिखा हुआ था, वहीं दूसरे का पैकेज डिजाइन ज्यादा कलरफुल था। हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को चुने जिसमें नॉन GMO इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। अगर ऐसा है तो फिर वह क्वालिटी आपके लिए उसके दाम या पैकेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किसी नए गैजेट को डिस्कवर करने की या नए सोशल मीडिया नेटवर्क को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू स्क्यू कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज जोड़ सकते हैं। अगर कोई कस्टमर अपने हेल्थ का ध्यान रखने वालों में से है तो वह नॉन GMO टॉर्टिला चिप्स चुनेगा। वहीं अगर वह एनवायरनमेंट के बारे में सोचने वाला होगा तो वह उस प्रोडक्ट को चुनेगा जिसकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल होगी। आपके प्रोडक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज हो सकती हैं। प्राइमरी क्वालिटीज में प्रोडक्ट के फीचर्स, कलर, डिजाइन, रॉ मटेरियल और उसका प्राइस शामिल होते हैं। वहीं सेकेंडरी क्वालिटीज में प्रोडक्ट की मार्केटिंग शामिल होती है। इसमें कंपनी की स्टोरी, शिपिंग रिटर्न की पॉलिसी, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट रिव्यूज, सोशल मीडिया प्रेजेंस शामिल होते हैं। सबसे अच्छा या सही प्राइस होने के कई फायदे हैं। हालांकि कस्टमर्स मेनली प्रोडक्ट के इमोशनल अपील की वजह से उसे खरीदते हैं। ये इससे जुड़ा होता है कि उस प्रोडक्ट की वजह से उन्हें कैसा महसूस होता है या वो ब्रांड किस चीज में विश्वास करता है। कुछ ब्रांड्स जिनका इमोशनल अपील ज्यादा होता है वह ज्यादा प्राइस की डिमांड कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एप्पल, फरारी और लुई विटो।
वैल्यू स्क्यू एक तरीका है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स से हटकर दिखाते हैं। इसके लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वालिटीज को पॉजिटिव तरीके से स्क्यू करना होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट में 4 या 4 से ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज मिलाकर बेचते हैं तो आप कई प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। वैल्यू 5 टाइप के होते हैं। पहला है ट्रू वैल्यू, यानी असली वैल्यू। यह आपके प्रोडक्ट द्वारा दिया जाने वाला वो वैल्यू है जो तब मिलता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं और वो आपकी प्यास बुझा देता है, या आप कोई बुक खरीदते हैं और उसे पूरी पढ़ते हैं। दूसरा है यूटिलिटी वैल्यू। यह इस पर बेस्ड है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपने जो बुक खरीदी थी उसे आप पूरा नहीं पढ़ पाए। उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपने उसे पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि आपको उसमें बताए गए आइडियाज पर भरोसा नहीं था। वहीं अगर आप इस समरी की ओरिजिनल बुक द ग्रेट राइट एस्केप को पूरा पढ़ लेते हैं और उसके लेसन को अप्लाई भी करते हैं तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू उस बुक के ट्रू वैल्यू से मैच करेगी। तीसरा टाइप है रिलेटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है मार्केट में आपके कंपटीटर्स के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप टी शर्ट बेचते हैं, हालांकि कई मिलियन दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी वही सेम काम करते हैं। अगर आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ अलग नहीं होगा तो आप रिलेटिव वैल्यू में फेल हो जाएंगे। चौथा टाइप है सरप्लस वैल्यू। यह तब होता है जब आप कोई कमोडिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं और दूसरों से कम दाम ऑफर करने के लिए लड़ते हैं। जब सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं तब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसका दाम सबसे कम होता है। आखिरी टाइप है परसीव्ड वैल्यू। इसका मतलब होता है आपके प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू और साथ ही आपकी मार्केटिंग। इसमें आपके प्रोडक्ट के साथ उसकी लेबलिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड, मैसेज वगैरह शामिल होते हैं। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में उनकी परसीव्ड वैल्यू की वजह से उसे खरीदते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि आप मार्केटिंग करते वक्त जो वादा करते हैं आप वैसा ही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। स्कैमर्स यानी धोखेबाज लोग बहुत ज्यादा देने का प्रॉमिस करते हैं और बहुत कम डिलीवर करते हैं। आप उनके जैसा नहीं बनना चाहेंगे। आपको ट्रू वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने का गोल रखना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से हटकर होना चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जो वादा किया था उसे वैसा ही डिलीवर करना चाहिए और अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। एमजे डिमार्को को अपने रीडर्स की तरफ से हमेशा ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उन्हें बताते हैं कि मेरे पास 3 बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सेंट्स के प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं करता है। पहले वाले में एंट्री की कमी है, दूसरे में स्किल की कमी है और तीसरे में एंट्री और स्किल दोनों की कमी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम यह है कि ये ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वह कभी अपने बिजनेस के आइडियाज को ट्राई नहीं करते हैं। आपको मार्केट से जुड़ना चाहिए या लोगों को चीजें सेल करना शुरू करना चाहिए। जो लेसन्स आप अपने पहले कस्टमर से सीखेंगे वो आपको इंप्रूव करने में, आगे बढ़ने में और बेहतर मौके पाने में आपकी मदद करेंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको छोटी छोटी जीत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह आपकी पहली कमाई होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपने एक थ्रिफ्ट स्टोर से एक एंटीक आइटम खरीदा और फिर उसे साफ करके अपग्रेड कर दिया। फिर आपने उस आइटम को बेच दिया और आपको $50 का प्रॉफिट हुआ। या फिर आप पेंट करके कुछ बना सकते हैं और अपने आर्ट वर्क को etsy.com पर बेच सकते हैं। दूसरा आइडिया है कि आप अपने आस पड़ोस के कचरे के डिब्बों को साफ करने का ऑफर दे सकते हैं, जहां पर आप हर एक डब्बे को साफ करने के $15 ले सकते हैं। ये छोटी छोटी जीत है। अगर आपको बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले छोटे छोटे जीत से शुरुआत करनी चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए और उसे ट्राई करना चाहिए। आपको अपने कस्टमर्स को ढूंढना चाहिए और उनके साथ जुड़ना चाहिए। शुरुआत में ही सेंट्स के सारे प्रिंसिपल्स को अचीव करने की उम्मीद न रखें। पहला कदम बढ़ाएं। अपनी पहली छोटी जीत को पाने के लिए और छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ न कुछ करें। एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तब आप एक एक करके सेंट्स को अपना गोल बना सकते हैं।
जब इस बुक के ऑथर एम.जे. डिमार्को ने शुरुआत की थी, तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन से बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या आपका आइडिया काम का है या फिर क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आपको चिंता इसलिए होती है क्योंकि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। इसके अलावा आपको यह भी पता नहीं है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा भी या नहीं। इसी वजह से एम.जे. डिमार्को ने फास्ट लेन स्ट्रेटजी बनाया था। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फास्ट लेन स्ट्रेटजी 5 फैक्टर्स से मिलकर बना है जिन्हें सेंट्स कहा जाता है। इसमें हर लेटर एक प्रिंसिपल को दिखाता है। सी का मतलब है कंट्रोल। यह खुद अपने दम पर स्मूथली चलना चाहिए, भले ही आप हों या ना हों। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक सिस्टम स्मूथ और एफिशिएंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अमेजॉन आपके सेलर अकाउंट को कैंसिल कर देता है और आपके पास अमेजॉन के अलावा कोई दूसरा ऑनलाइन स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आपके सेल्स बंद हो जाएंगे। यह कंट्रोल खोने का एक एग्जाम्पल है। अगला ई का मतलब होता है एंट्री। इसका मतलब है कि अगर किसी टाइप के बिजनेस में एंटर करना आसान है तो वहां आपको मौके भी बहुत कम मिलेंगे। जिस बिजनेस में एंटर करना ज्यादा मुश्किल होता है वहां मौके भी ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। अपने शहर के उन दुकानों के बारे में सोचें जो एक जैसे सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हो सकता है कि कोई नया ट्रेंड आया हो या फिर रॉ मटेरियल खरीदना आसान हो। क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी बिजनेस दूसरों से बेहतर कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ही कंपटीटर्स हों फिर भी वह मिलियन में पैसे कमा पाएगा? फास्ट लेन स्ट्रेटजी में अगला प्रिंसिपल है नीड। इसका मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करता है? क्या वो यूनिक है या क्या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील है? अपने फेवरेट ब्रांड के बारे में सोचें। कई लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वह नीड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगला टी का मतलब होता है टाइम। इसका मतलब है कि आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि आप कितने घंटे काम करते हैं। आपको शुरुआत से ही बिजनेस का एक स्मूथ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि अगर आप वहां नहीं रहें तब भी वह अच्छे से चलता रहे। आप वेकेशन पर जा पाएं और अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकें और उस समय भी आपके बिजनेस में ढेर सारे सेल्स होते रहे। मैकडॉनल्ड्स या वॉलमार्ट के बारे में सोचें। इन बिजनेसेस में हर जगह एक सिस्टम है जिसे एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को हर रोज फॉलो करना पड़ता है। सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने जब अपना पहला स्टोर खोला था तब एक मैनुअल लिखा था। इसमें सभी रूल्स और गाइडलाइंस शामिल थे जिन्हें वॉलमार्ट में फॉलो करना जरूरी था ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। आखिर में सी एंड्स का आखिरी लेटर है एस, जिसका मतलब है स्केल। यानी आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से रेप्लिकेट यानी दोहराया जा सकता हो। अगर आपका सिस्टम अच्छे से चलता है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पहले स्टोर को परफेक्ट बनाना होगा ताकि आप उसकी फ्रेंचाइजी बना सकें और उसके दूसरे ब्रांच खोल सकें। आपका गोल सीएंट्स के इन 5 प्रिंसिपल्स को अचीव करने का होना चाहिए। यह आपकी सक्सेस को पक्का करेगा। अगर आपके पास सारे सेंट्स होंगे तो आप 1% अनस्क्रिप्टी में से एक बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपने अपने रेस्टोरेंट में सेंट को तो अप्लाई कर लिया है लेकिन एस यानी स्केल की कमी है, तो फिर आपको इंप्रूव करना ही होगा ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। मान लीजिए कि आपने एक सुपर कूल गैजेट बनाया है जिसकी कीमत मिलियंस में है। हालांकि 3 और लोगों ने भी आपके गैजेट से मिलते जुलते गैजेट बनाए हैं। आप सभी के पास सेम फीचर्स, फायदे, डिजाइन हैं। तो अब आप अपने कंपटीटर्स से कैसे जीत सकते हैं? सभी चीजों के बराबर होने के बावजूद भी आप एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके सबसे अलग बन सकते हैं, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू बनाता है। यह आपके प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्योंकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट का लेबल,
इमोशनल स्टोरी, आपको कन्विंस करने वाले एड जिन्हें नजरअंदाज न किया जा सकता हो, ऐसे हेडलाइन और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल्स जैसी क्वालिटीज शामिल होती हैं। मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट में ये सभी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो अगर आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान को हायर कर सकते हैं जिसमें इससे जुड़ा टैलेंट हो। यहां तक कि सबसे सिंपल प्रोडक्ट भी शानदार मार्केटिंग के जरिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छी मार्केटिंग से अच्छे एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको सीखना होगा कि अच्छे से मार्केटिंग कैसे करनी है। कुछ भी सीखा जा सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग बुक्स पढ़ सकते हैं और एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। जिस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग की जाती है, वह कई कंपटीटर्स से आगे निकल जाती है। कुछ साल पहले एमजे डिमार्को का पहला बिजनेस ग्रो कर रहा था। उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत थी और इसलिए उनकी मां उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय बन गई। वह उन अकाउंट्स को संभालती थी जिसमें डिमार्को के बिजनेस के पैसे आते थे। उनकी मां को उनके कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में अच्छे से पता था। उन्हें डिमार्को पर डाउट था, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही बोलते रहते थे कि वह अमीर हो जाएंगे। उनकी मां उन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन प्रैक्टिकल भी थी। एक दिन उन्होंने कैलकुलेट किया कि डिमार्को के सारे इनवॉइस को मिलाकर टोटल $1,00,000 हो रहा था। इसका मतलब था कि उनका बिजनेस इतने पैसे कम रहा था। उनकी मां हैरान हो गई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने डिमार्को पर डाउट करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक ही चेक में अपनी मां के सारे उधार को चुका दिया। सच्चाई ये है कि कोई भी आपके प्लान और सपनों की परवाह नहीं करता है। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में पोस्ट करें तो आपके सोशल मीडिया के दोस्त उस पोस्ट को लाइक कर देंगे, लेकिन असल में लोग बहुत शक्की होते हैं। वह आप पर डाउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि आप पागल हैं। अगर आप ऑनलाइन अनाउंस करते हैं कि आपको प्रमोशन मिल गया है, तो हर कोई आपको कंग्रेचुलेट करता है। लेकिन अगर आप यह अनाउंस करेंगे कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने वाले हैं, तो आपको बस नेगेटिव रिएक्शंस मिलेंगे। आपके परिवार के लोग और दोस्त कहेंगे कि आपके बिजनेस का आइडिया कभी काम नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कि कोई भी 30 की उम्र में मिलियनियर नहीं बनता है, या जितने बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से 95% फेल हो जाते हैं। आप खुद पर डाउट करने के लिए उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको खुद को साबित करना होगा। लोग आप पर भरोसा तभी करेंगे जब आप उनके घर पर फरारी लेकर जाएंगे जिसे आपने कैश देकर खरीदा है। वह आप पर तभी भरोसा करेंगे जब आप अपने बिजनेस के बहुत तेजी से आगे बढ़ने की वजह से अपने कजिन्स को हायर करेंगे। इसलिए हर डाउट को खत्म करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग राइट रेस में होते हैं वह आपको पीछे खींचते रहेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा न करने दें। बस आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। 3A स्ट्रेटजी साइंटिफिक मेथड से बनाया गया है। इसमें 3A हैं: एक्ट, एसेस और एडजस्ट। बिजनेस ट्रायल एंड एरर मेथड पर डिपेंड करता है। एक्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, किसी नई स्ट्रेटेजी को ट्राई करना या किसी नए बिजनेस को शुरू करना। इसमें आप एक स्टेप उठाते हैं और देखते हैं कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप कपड़ों के बिजनेस में हैं। आप एडवर्टाइजिंग में 500 खर्च करते हैं, लेकिन आपकी सेल 0 रहती है। अगला स्टेप है एसेस करना। आपका एड काम नहीं आया, इसलिए आपको इसकी वजह पता करनी होगी। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है? क्या आपके एड में कोई गलती है? क्या आपकी वेबसाइट असरदार नहीं है? क्या आपको अपने ब्रांड को इंप्रूव करने की जरूरत है? क्या आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है? आखिर में आपको एडजस्ट करना होगा। अब आपको प्रॉब्लम और उनकी वजहों के बारे में पता है, तो अब आपको उसके सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपका एड्स इसलिए फेल हो गया क्योंकि वह आपके टारगेट मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। तो आप फिर से एक्शन लेते हैं और रिजल्ट को एक्सेस करते हैं। आप नई स्किल्स सीखने, ऑनलाइन रिसर्च करने या बुक्स पढ़ने जैसी एडजस्टमेंट करते हैं। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक आखिर में आप एक सेल नहीं कर लेते।
3A स्ट्रेटजी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको इंप्रूव करते रहना होगा। सेल्स होने के बाद आपका अगला सवाल हो सकता है कि मेरे वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट कम क्यों है या कुछ कस्टमर्स रिफंड क्यों मांग रहे हैं। 3A स्ट्रेटजी की वजह से हो सकता है कि आप जो बिजनेस चाहते थे उससे कुछ अलग हो जाए। एग्जाम्पल के लिए Amazon की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह हुई थी। पेपाल eBay यूजर्स के लिए एक पेमेंट मेथड की तरह शुरू हुआ था। रिजल्ट्स आपको जहां ले जाते हैं वहां जाने से आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे, एक्सेस करते रहेंगे और एडजस्ट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे। हमेशा फीडबैक को सुनें और अपने आप को इंप्रूव करते रहें। आपको मार्केट के डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करना होगा सक्सेसफुल होने के लिए। आपका बिजनेस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के मार्केट साइज को टेम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी कहा जाता है। अगर आपका टेम बड़ा होगा, आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसे पानी के सोर्स की तरह समझें। आप अपने शहर में मौजूद कस्टमर्स को तालाब से कंपेयर कर सकते हैं। आपके स्टेट में आपके जितने कस्टमर्स मौजूद हैं उन्हें आप लेक से कंपेयर कर सकते हैं। एक नदी आपके देश में आपके जितने कस्टमर्स हैं उन्हें दिखाता है, वहीं एक समुद्र पूरी दुनिया में आपके जितने कस्टमर्स हैं उन्हें दिखाता है। MJ डिमार्को का कहना है कि जितना बड़ा स्कोप होता है उतना बेहतर होता है। आपके बिजनेस का टैम पता करने के लिए 3 सवाल हैं। पहला, अगर जियोग्राफी की प्रॉब्लम न हो तो कितने लोगों को आपके प्रोडक्ट में वैल्यू दिखेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वह है TUM यानी टोटल अनरीचेबल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आपके TUM में दुनिया के वो सभी लोग आएंगे जिन्हें इंडियन खाना पसंद है। वहीं आपके TM में आपके शहर के लोग होंगे क्योंकि आपका रेस्टोरेंट सिर्फ उन तक ही पहुंच सकता है। दूसरा सवाल है कि अगर आपका TUM आपके TM के जितना सेम नहीं है तो आपको क्या बदलने की या इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या आपको एक ऑनलाइन स्टोर या फ्रेंचाइजी की जरूरत है? क्या आपको अपने बिजनेस मॉडल को बदलने की जरूरत है? तीसरा सवाल है कि क्या आप अपने TAM तक पहुंच सकते हैं। MJ डिमार्को कहते हैं कि शुरुआत में छोटी ऑडियंस के मुकाबले बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना बेहतर होता है। याद रखें कि TUM का मतलब होता है टोटल अनरीचेबल मार्केट, वहीं TAM का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि आपके इंडियन रेस्टोरेंट के कई ब्रांच या फ्रेंचाइजीज हों। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन इंडियन हर्ब्स और मसाले बेच सकते हैं। आप एक इंडियन कुकबुक भी बेच सकते हैं और उसे पूरी दुनिया में शिप करवा सकते हैं। इस तरह आपके ऊपर अपने TUM की वजह से कोई लिमिट नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल है MJ डिमार्को की पब्लिशिंग कंपनी। वह अमेरिका के बाहर के पब्लिशर्स को बुक के लाइसेंस बेचते हैं। वह उनकी बुक्स को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बेच देते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते। डिमार्को की दुनिया भर में 30 से भी ज्यादा फॉरेन पब्लिशर्स के साथ पार्टनरशिप है। इसलिए आपको बड़ा गोल रखना चाहिए और बड़े टाइम को टारगेट बनाना चाहिए। यही एसिमेट्रिक रिटर्न्स पाने का तरीका है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर जियोग्राफी या दूसरी बाउंड्रीज की कोई लिमिट नहीं होती है। एक इंडियन रेस्टोरेंट हर साल $42,000 तक कमा सकता है, लेकिन जो कंपनी दुनिया भर में इंडियन मसाले बेचती है वह हर महीने $42,000 कमा सकती है। राइट रेस से बाहर निकलने के लिए हमें एक नई दिशा की आवश्यकता होती है। हम सभी एक निर्धारित स्क्रिप्ट का पालन करते हैं जिसमें शामिल हैं शिक्षा, उपभोक्तावाद, जिम्मेदारियां, अज्ञानता, वादे और कर। इस स्क्रिप्ट से आजाद होने के लिए खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उन 1% अनस्क्रिप्टेड लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा। इन्हें हम सेंस फ्रेमवर्क कहते हैं। सेंस का मतलब है ज्ञान, कंट्रोल का नियम। आपको अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। डू पॉइंट एंट्री का नियम। बिजनेस में प्रवेश करना आसान नहीं होना चाहिए ताकि कंपटीशन कम हो। 3 नीड का नियम। आपका उत्पाद या सेवा एक रियल जरूरत को पूरा करना चाहिए। 4 टाइम का नियम।
आपका बिजनेस समय के साथ बढ़ना चाहिए। 5 स्केल का नियम। आपका बिजनेस बड़ा और विस्तारित होने के लिए एबल होना चाहिए। पहली बिक्री करने के लिए छोटी छोटी जीत से शुरुआत करें। मार्केटिंग का सही उपयोग करके आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आपने टोटल एड्रेसेबल मार्केट और टोटल अनरीचेबल मार्केट के बारे में जानकारी हासिल की। आपके व्यवसाय को जियोग्राफी या अन्य कारणों से सीमित नहीं होना चाहिए। ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने का एकमात्र तरीका है कि आप असिमेट्रिक रिटर्न्स की ओर ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। आपने 3A स्ट्रेटजी के बारे में भी सीखा, जिसका मतलब है एक्ट, असेस और एडजस्ट। 1. एक्ट, अपने आइडिया को अमल में लाएं। 2. असेस, अपने फेलियर और ग्राहकों के फीडबैक का मूल्यांकन करें। 3. एडजस्ट, अपने व्यवसाय को सुधारें और आवश्यक परिवर्तन करें। आपको अपने असफलताओं से और ग्राहकों के फीडबैक से सीखना चाहिए। हमेशा अपने आप को और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, चाहे आप कोई भी हों। अगर आपके पास एक प्रभावी समाधान है, तो लोग आपके उत्पाद को जरूर खरीदेंगे। ये रही MJ डिमार्को की आखिरी सलाह। लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। उनके जवाब में वह सुझाव देते हैं कि वे ऐसी किताबें पढ़ें जो उन्हें और भी ज्यादा सफल बनने में मदद करे। यह केवल बिजनेस बुक्स पर ही लागू नहीं होता। आपको ऐसी किताबें भी पढ़नी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करें। जीवन भर सीखते रहने वाले व्यक्ति बने। जो चीजें आप जानना चाहते हैं वे किताबों और इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती हैं। इसलिए जो भी चीज आपके प्रगति करने और आगे बढ़ने में मदद करती है, उसे पढ़ें। इस समरी में आपने यह जान लिया कि इस राइट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। उम्मीद है कि अब आप स्वतंत्रता पाने और असाधारण बनने के अवसरों का लाभ उठाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।